हेलो। टूल किट फॉर नीट में आज हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू ग्राफ्टिंग और एमएचसी के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ज़रा समझते हैं इसको। टिश्यू ग्राफ्टिंग या इसी को हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, टिश्यू ग्राफ्टिंग और ट्रांसप्लांटेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी टिश्यू को या कंप्लीट ऑर्गन को ट्रांसफ़र करते हैं, या तो विद इन अ सेम पर्सन या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। इसको बोलते हैं हम ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन में हम क्या कर रहे हैं, किसी टिश्यू का या होल ऑर्गन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू सेम पर्सन और अनदर पर्सन। ठीक है, जिस टिश्यू या होल ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है उसी को बोला जाता है ग्राफ्ट। ठीक है, तो इसी ग्राफ्ट के कई सारे टाइप होते हैं। टाइप ऑफ टिश्यू ग्राफ्टिंग की बात कर लेते हैं। ठीक, अगर टिश्यू को विद इन अ सेम पर्सन जो है इसको ट्रांसफ़र किया गया है तब हम क्या बोलते हैं, ऑटोग्राफ्ट, है ना। यहाँ पर टिश्यू ग्राफ्टिंग क्या हो रही है, विद इन अ सेम पर्सन, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे उसको ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। ठीक, अगर ये आइडेंटिकल ट्विंस के बीच में हो रहा है, मतलब मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बीच में हो रहा है टिश्यू ग्राफ्टिंग, तब उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोग्राफ्ट या सिनग्राफ्ट। ठीक, और अगर एक पर्सन से अनदर पर्सन में हो रही है टिश्यू ग्राफ्टिंग तब हम उसको बोलेंगे एलोग्राफ्ट। और मोस्ट कॉमन यही होता है, एलोग्राफ्ट। ठीक है, फिर अगर एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज में हो रहा है तब हम बोलते हैं उसको जीनोग्राफ्ट। ठीक, बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज, तब हम इसको बोलेंगे जीनोग्राफ्ट। ठीक है, जीनोग्राफ्ट क्या कहते हैं, सक्सेसफुल होने के चांस ऑलमोस्ट ज़ीरो होते हैं, ऑलमोस्ट नील। ठीक है, तो कोई टिश्यू ग्राफ्ट या ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्यों सक्सेसफुल होगा या क्यों रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब उस टिश्यू का एक्सेप्टेंस होगा या रिजेक्शन होगा, ये डिपेंड करता है HLA टाइपिंग पे। ठीक है, HLA का मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। ठीक है, क्या होता है ये ज़रा थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं इसको। चलो, हम बात कर रहे हैं किसी नॉर्मल सेल की, जो कैसी है, न्यूक्लिएटेड सेल है। ठीक, अब इस नॉर्मल न्यूक्लिएटेड सेल में क्या होगा, इसकी सरफेस पे बहुत तरह के क्या है, एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे आरबीसी की सरफेस पे हमने पढ़ा है कि एंटीजन होते हैं, वैसे ही इसकी सरफेस पे वो एंटीजन भी होंगे और उसके अलावा भी बहुत तरह के एंटीजन होते हैं। ठीक, और इन्हीं एंटीजन में से एक टाइप का एंटीजन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, HLA एंटीजन। ठीक है, और ये HLA एंटीजन बेसिकली क्या है, ये बने एक प्रोटीन से, जिस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं MHC प्रोटीन। MHC का फुल फॉर्म क्या है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी बिलिटी प्रोटीन। ठीक है, चलो, तो HLA का ही नाम क्या है ह्यूमन के केस में, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन्स हैं ये बनी होंगी किसी जीन से, तो उस जीन का नाम भी यही होता है, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। जो है वो क्या है, एक लार्ज ग्रुप ऑफ जीन होता है ना, और उसी जीन से बनी है ये प्रोटीन। ठीक है, तो ज़रा इसको समझते हैं पहले। मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स क्या है, लार्ज ग्रुप ऑफ जीन है ना, लार्ज ग्रुप ऑफ जीन्स। ठीक, अब जैसे हिस्टो का मतलब क्या होता है, हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू, और कॉम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है, कॉम्पेटेबल होना या एग्रीएबल होना। ठीक है, तो यही प्रोटीन्स या इन प्रोटीन से बना ये जो एंटीजन है जिसको हम HLA एंटीजन कह रहे हैं, ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होती हैं, है ना। ये चेक कराती है भाई कि ये जो टिश्यू है ये कॉम्पेटेबल है या नहीं है ना, सेम टाइप के एंटीजन उस पर प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक,
अगर किसी सेल की सरफेस पे सेम टाइप के एंटीजन प्रेजेंट होंगे तो मतलब वो कॉम्पेटेबल है, और किसी सेल के सरफेस पे डिफरेंट टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है तो फिर वो कॉम्पेटेबल नहीं होगा। ठीक, और ये काम किसका होता है? ये काम होता है टी लिम्फोसाइट का। टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं? ये आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये कोई सेल्फ एंटीजन है या फिर ये फॉरेन एंटीजन है। ठीक है, तो हम HLA समझ गए। HLA क्या है? एक एंटीजन जो बना हुआ है MSC प्रोटीन से, और ये सेल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिएटेड सेल पे प्रेजेंट होता है, और कुछ स्पेशल टाइप की सेल होते हैं जिनको हम बोलते हैं APC। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इन्हीं एंटीजन की मैचिंग करा लेते हैं जिसको बोलते हैं HLA टाइपिंग। तो अगर सेम टाइपिंग मिल जाएगा, सेम टाइप की मैचिंग मिल जाएगी तो टिश्यू ग्राफ्टिंग हो जाएगी, और अगर नहीं मैच करेगी तब हम टिश्यू ग्राफ्टिंग नहीं कराते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। और ये प्रोटीन किससे बनी है? इस लार्ज ग्रुप ऑफ जीन से जिसको हमने कहा है मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, और इसको डिस्कवर किया था एक अमेरिकन जेनेटिसिस्ट ने जिनका नाम था जॉर्ज स्नेल। जॉर्ज स्नेल बेसिकली काम कर रहे थे माइस पे, है ना। माइस पे इन्होंने ट्रांसप्लांटेशन का एक्सपेरिमेंट किया था। ट्रांसप्लांटेशन, ठीक। ह्यूमन के केस में कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये जीन? ह्यूमन के केस में प्रेजेंट होते हैं ये शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 6। ठीक है, जैसे ये हो गई शॉर्ट आर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? P आर्म भी कहते हैं। लॉन्ग आर्म को हम क्या बोलते हैं? Q आर्म कहते हैं। ये क्वेश्चन भी नीट में पूछा जा चुका है। तो इसी शॉर्ट आर्म पे एक ग्रुप ऑफ जीन प्रेजेंट है जिसको हमने कहा है मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक, चलो अब यही कॉम्प्लेक्स ऑफ जीन क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा MSC प्रोटीन, और इन्हीं MSC प्रोटीन को हम लोग कहते हैं HLA। ये हम समझ गए। तो ये दो मेजर टाइप के होते हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे इनके क्लासिफिकेशन है, लेकिन हमें जो पढ़ने हैं मेनली दो टाइप के पढ़ने हैं। ठीक है, मेजर 2 टाइप्स हैं, एक MSC1 और एक MSC2। जैसे हमने यहाँ पे 2 बना रखे थे, ये मान लो हो गया 1 MSC1 और ये हो गया MSC2। ठीक, MSC1 कहाँ प्रेजेंट होता है? MSC1 प्रेजेंट होता है जितनी भी न्यूक्लिएटेड सेल हैं, है ना, एक्सेप्ट स्पर्म सेल। देखो RBC जो है वो जब तक मैच्योर नहीं होती है तब तक उसमें न्यूक्लियस होता है, तो जब तक RBC का मैच्योरेशन नहीं हो रहा है तब तक उस पर क्या प्रेजेंट है? MSC1 प्रेजेंट है। लेकिन जब वो मैच्योर होगा तब उस पर कहते हैं MSC1 प्रेजेंट नहीं होगा। लेकिन स्पर्म सेल क्या है, मैच्योर होने के बाद भी उसमें कहते हैं न्यूक्लियस है। तो अगर इस तरह का नीट में क्वेश्चन आता है कि कौन सी न्यूक्लिएटेड सेल है जिसमें MSC1 प्रेजेंट नहीं होगा या मेजर हिस्टोकॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स नहीं प्रेजेंट होता है, तो उसका आंसर हो जाएगा स्पर्म सेल। ठीक है, चलो, और इस MSC1 को कौन डिटेक्ट करता है? किलर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं CD8 सेल। ठीक, दूसरे टाइप का क्या है? MSC2, जो प्रेजेंट होता है मेनली APCs पर। APCs मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक, और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल मेजरली 3 टाइप के होते हैं हमारी बॉडी में, या तो बी लिम्फोसाइट या बी सेल या मैक्रोफेज और या फिर डेंड्राइटिक सेल। ठीक, जिसमें सबसे ज़्यादा पोटेंट कौन सा होता है? डेंड्राइटिक सेल। ठीक है, चलो, तो MSC2 जो है कहाँ प्रेजेंट है? APCs पर। और MSC2 को डिटेक्ट कौन करता है? हेल्पर टी सेल, या इसी को हम लोग बोलते हैं CD4 सेल। ठीक है, चलो, तो हम समझ गए कि HLA क्या होता है और ये कहाँ प्रेजेंट होगा। तो इसकी टाइपिंग के लिए हम क्या कराएंगे? HLA टाइपिंग के लिए क्या कराएंगे? हम इन्हीं APC में से, जैसे मान लो बी लिम्फोसाइट है, बी लिम्फोसाइट को हम आइसोलेट कर लेंगे किससे? ब्लड से। ठीक, क्योंकि बी लिम्फोसाइट क्या न्यूक्लिएटेड सेल है, तो इस पर क्या है? MSC2 भी प्रेजेंट है, MSC1 भी प्रेजेंट है, और बाकी अदर एंटीजन भी प्रेजेंट है। HLA बेसिकली लार्ज ग्रुप होता है, अप्रॉक्स 150 प्रोटीन्स का, है ना, 150 प्रोटीन्स का
ये लार्ज ग्रुप होता है ना, और इसमें से एट अ टाइम 6 प्रोटीन जो है सेल सरफेस पर प्रेजेंट होता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, लिम्फोसाइट को हमने आइसोलेट कर लिया, उस पर सारे टाइप के एंटीजन प्रेजेंट है, और दो डोनर और रिसिपिएंट दो लोग हैं, दोनों का ही साथ ये प्रोसेस होगा, दोनों का मैच करा के देखेंगे। अगर HLA टाइपिंग जो है मैच कर रही है तो टिश्यू ग्राफ्टिंग का प्रोसेस आगे प्रोसीड होगा, और अगर नहीं मैच कर रही है तो टिश्यू ग्राफ्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, फिर बात आती है कि भाई टिश्यू ग्राफ्टिंग जो है वो कहते हैं रिजेक्ट क्यों कर जाती है। ठीक, अभी हमने पढ़ा कि भाई सेल पे क्या है, एंटीजन है। ठीक है, तो हर सेल के हर मतलब किसी इंडिविजुअल की बात करें तो उसके हर सेल पे कुछ टाइप के एंटीजन है ना। अब यही सेल या टिश्यू के फॉर्म में जब ये सेल आ रहे हैं किसी डोनर से रिसिपिएंट में, तो क्या होगा, जब रिसिपिएंट के अंदर हमने उस टिश्यू को इंसर्ट किया, ट्रांसप्लांट कर दिया, तो उसके सेल पे क्या होगा, डिफरेंट काइंड के एंटीजन होंगे, डिफरेंट एंटीजन होगा, है ना, जिसको कौन आइडेंटिफाई कर लेगा, टी लिम्फोसाइट। क्योंकि टी लिम्फोसाइट को ट्रेन ही इसी बात के लिए किया जाता है कि वो डिफरेंशिएट करे सेल्फ एंटीजन और फॉरेन एंटीजन के बीच में। ठीक है, तो जो बाहर से कहते हैं टिश्यू आया है ना, ये क्या है, डोनर का टिश्यू है, तो इस पे क्या होंगे, डिफरेंट एंटीजन होंगे, और ये रिसिपिएंट की बॉडी में कैसे काम करेंगे, फॉरेन एंटीजन की तरह। और इसको कौन डिटेक्ट कर लेगा, टी लिम्फोसाइट। ये पहचान लेगा कि भाई ये फॉरेन एंटीजन है, तो ये इसके अगेंस्ट क्या करेगा, उस पर अटैक कर देगा, है ना। इसकी वजह से ही कहते हैं क्या होता है, टिश्यू ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। और इसीलिए नीट में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि टिश्यू ग्राफ्टिंग के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल है, और टी लिम्फोसाइट की वजह से जो इम्यूनिटी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, और अगर टी लिम्फोसाइट में भी बात करें तो पहला रिस्पॉन्स जो है वो आता है किलर टी सेल का। अर्ली रिस्पॉन्स किसका आता है, किलर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल या CD8 सेल। ठीक, उसके बाद आता है हेल्पर टी सेल का। लेकिन हेल्पर टी सेल का कैसा होता है रिस्पॉन्स, मैसिव या मेजर रिस्पॉन्स किसका होता है, हेल्पर टी सेल का। ठीक है, तो क्या बी लिम्फोसाइट का कोई रोल नहीं होता है, बी लिम्फोसाइट का भी रोल होता है, लेकिन बहुत रेयर होता है। बी लिम्फोसाइट का बहुत रेयर और बहुत लेटर फॉर्म में आता है। ठीक है, एक तो इनका रिस्पॉन्स आना बहुत रेयर चांस है, और दूसरा जब आएगा भी तो बहुत बाद में आता है। ठीक है, तो हम समझ गए टिश्यू ग्राफ्टिंग में क्या कराया जाता है भाई, HLA टाइपिंग कराई जाती है, और अगर HLA टाइपिंग मैच नहीं कर रही है तो क्या होगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन होगा। और ये ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मेनली टी लिम्फोसाइट, क्योंकि टी लिम्फोसाइट का ही काम होता है सेम टाइप के सेल और डिफरेंट टाइप के सेल में डिफ्रेंशिएशन करना ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। और कौन से एंटीजन, वही HLA एंटीजन, है ना। इसकी बेसिस पे वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई ये सेम टाइप के सेल हैं या डिफरेंट टाइप के सेल हैं, और अगर डिफरेंट टाइप के सेल हैं तो उस पर इम्यून अटैक होगा। ठीक है, और ग्राफ्ट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो जब हम टिश्यू ग्राफ्टिंग या ट्रांसप्लांट कराते हैं, और सबसे कॉमन टाइप का हमने क्या बताया था, एलोग्राफ्ट, है ना, जिसमें क्या होता है, डोनर और रिसिपिएंट जो है वो कैसे होते हैं, अनरिलेटेड होते हैं, है ना, चाहे वो हार्ट का ट्रांसप्लांट हो रहा हो या किडनी का। ठीक, तो ये जो ट्रांसप्लांट है ये 5 to 15 ईयर तक सस्टेन कर सकता है। तो इससे पहले ये रिजेक्ट ना हो जाए, तो हमारे इम्यून सिस्टम का अटैक ना हो जाए, तो हम क्या करते हैं, कुछ टाइप की ड्रग्स का या मेडिसिन का यूज़ करते हैं, जिसमें पहला है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, कॉमनली इसी को क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड्स। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या स्टेरॉइड क्या करते हैं, ये सप्रेस कर देते हैं एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन को और टी सेल के फॉर्मेशन को। ठीक है, एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन को भी सप्रेस कर दे रहे हैं और टी सेल के भी फॉर्मेशन को सप्रेस कर दे रहे हैं। तो जब टी सेल का सप्रेशन हो जा रहा है, इम्यूनिटी को सप्रेस कर दिया है, तो इम्यून रिएक्शन आने के चांसेस कम हो जाएंगे और ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांस भी कम हो जाते हैं। और इससे भी बेटर ड्रग होती है साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन्स क्यों बेटर बता रहे हैं हम, वो इसलिए बेटर बता रहे हैं कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ इम्यूनिटी को इनहिबिट करती है, मतलब वो सिर्फ इनहिबिट करती है टी सेल के फॉर्मेशन को, एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन के प्रोसेस को वो कोई भी डिस्टर्ब नहीं करती है। ठीक, ये क्या करती है, इनहिबिट
फॉर्मेशन ऑफ टी सेल ओनली, मतलब इस ड्रग के बाद एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन चलता रहेगा, उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी ये, ठीक है। इसीलिए ज़्यादा बेटर ड्रग है स्टेरॉइड से, ठीक। और इसी का एक पर्टिकुलर एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया है और नीट में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए, साइक्लोस्पोरिन ए किससे प्रोड्यूस किया गया है? एक फंगस से, उसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मम, ठीक। क्या है ये? फंगस। किस क्लास का फंगस है? क्लास ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक। तो हम समझ गए टिश्यू ग्राफ्टिंग क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं और क्यों वो रिजेक्ट होता है, ठीक है। और अगर ये टिश्यू ग्राफ्टिंग के रिजेक्शन से बचाना है तो किस टाइप की मेडिसिन यूज़ की जाती है, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।